नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस शो पर। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी के अंतिम संस्कार पर दुनिया भर में देश शोक व्यक्त कर रहा है। लेकिन भारत की तरफ से क्या हुआ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। बीजेपी सरकार ने राज्यपाल और विदेश राज्य मंत्री स्तर पर प्रतिनिधिमंडल भेजा है। वहीं ईरान ने भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टियों और धार्मिक नेताओं को भी निमंत्रण दिया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने साफ किया, ऐसे बड़े आध्यात्मिक नेता के निधन पर उच्च स्तर पर शोक व्यक्त किया जाना चाहिए था। क्या यह भारत की डिप्लोमेसी का सही संदेश है या फिर बीजेपी की रणनीति का हिस्सा? क्या ऐसे भारत की वेस्ट एशिया में भूमिका कमजोर हो रही है, खासकर इजरायल ईरान तनाव, ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय संतुलन के बीच? आज के इस तीखे जियोपॉलिटिकल डिबेट में हम इसी मुद्दे पर गहराई से चर्चा करेंगे। क्या मोदी सरकार ने सही किया या अवसर गंवा दिया? क्योंकि वेस्ट एशिया में अब तीन ही हेजेमन जो है वो सामने नजर आ रहे हैं, रशिया, ईरान और चाइना। क्या भारत उनके साथ साझेदारी करेगा या इंडो पैसिफिक ओशन में जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी सोई या खोई साख को बचाएगा? विपक्ष का क्या तर्क है और इसका भारत की विदेश नीति पर क्या असर पड़ेगा? वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है? चलिए शुरू करते हैं। पहले तो मैं वीडियो दिखा दूं जो आज प्रकाशित हुआ, जिसमें देश के कुछ संत, सिख समुदाय से हिंदू समाज के कुछ संत लोग वहां पर गए और उन्होंने अपनी वहां पर आयतुल्लाह खमनेई की इबादत की और उनकी फ्यूनरल प्रोसेशन में शामिल हुए। मैं वो वीडियो दिखाकर आपको अपने गेस्ट से मिलवाता हूँ। देखिए ये वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। जी, ईश्वर दिवंगत की आत्मा को शांति दे, हम तो यही कहेंगे, इब्तिदा करेंगे और ईरान को और मजबूत करे ताकि वेस्ट एशिया में एक सुप्रीम पोजीशन पर वहां की हेजमन बनकर वेस्ट एशिया को स्टेबलाइज करे और भारत के साथ अच्छे संबंध बने। हम तो इसी की मनोकामना करते हैं। पहला सवाल मैं प्रमोद जी आपके साथ करना चाहूंगा, क्योंकि आप जियो पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं और ईरान से आपके संबंध आज से नहीं कई सालों से हैं और ईरान में भी काम करते रहे हैं। क्या ईरान के सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार पर भारत का कम स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजना, यानी कि बिहार के गवर्नर रहे इब्तिदा हसन और उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मार्गरीटा साहब को भेजना और प्रधानमंत्री मोदी का कोई सीनियर डेलीगेशन ना जाना, उसको आप एक कूटनीतिक गलती देखते हैं या कोई रणनीतिक संयम, या हमारी वेस्ट एशिया के प्रति नकारात्मक सोच जिसमें हम यूएई को तो गले लगाते हैं पर ईरान से के साथ खड़े होने में थोड़ा सा कतराते हैं? हालांकि ब्रिक्स की चेयर भी है इस साल की भारत के पास। क्या कहना है आपका इसके सारे मसले के बारे और ईरान के खमनेई साहब के फ्यूनरल पर? जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम में शहादत को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है और शहीद होने वाले के लिए शोक प्रकट नहीं होता, उसको मुबारकबाद दी जाती है, उसके परिवार को, उसके चाहने वालों को। और ये खुशकिस्मती है कि इतने बड़े जोड़ मेले में और ऐसे मौके पे हमारे भारत से भी बहुत से लोग, और खासकर जो सामान्य नागरिक हैं, एक आम शहरी मेरे जैसा जिसकी कोई औकात नहीं है, उनको भी ईरान की क़यादत ने बड़े इज्जत और एहतराम के साथ बुलाया है। इतने बेहतरीन इंतजामात हैं। अभी लखनऊ के स्वामी सारंग और महबूबा मुफ्ती दोनों को अलग से एजाज दिया गया कि वो
उस आखिरी रस्मात में आगे तक जाकर हिस्सा लें। चूंकि मारे गए, शहीद किए गए आयतुल्ला खामनेई कोई राजनीतिक या पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, वो एक सियासत से भी ऊपर उठकर, और माने वो एक स्पिरिचुअल लीडर भी थे, और पूरा ईरान उनके कहने पर और उनके इशारे पर चलता था। उनकी सबसे बड़ी बात कि उन्होंने एक फतवा दिया था कि ईरान कभी एटम बम नहीं बनाएगा, क्योंकि एटम बम बनाना गैर इस्लामिक है, और एटम बम चलाने से, न्यूक्लियर ब्लास्ट करने से निर्दोषों की जान ज्यादा जाती है। अगर कोई जंग होती है और उसमें कोई सिपाही मारा जाता है तो आप, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर एक भी इंसान निर्दोष मारा जाता है तो वो पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। वो इसी इस्लाम के विचारधारा के ऊपर आगे चलते हुए उन्होंने ये फतवा दिया था। उनको शहीद कर दिया गया। यहाँ करीब 100 देशों के 100 राष्ट्रों से अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष भी आए हैं और बाकी लोग भी आए हैं, सामान्य जन भी हैं, और आप जिनको कहें विशेष अतिथिगण, हालांकि इनके लिए तो हर आदमी विशेष ही है, और सबकी आंखों में आंसू हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि खामनेई साहब ने खुद अपनी शहादत जरूर दे दी, लेकिन उन्होंने ईरान को एक जिंदगी भी, एक नई जिंदगी दी है अपनी शहादत के साथ। अगर वो ऐसा ना करते, वो शहीद ना होते, या इजराइल या अमेरिका ये कुकृत्य ना करता, तो ईरान के अंदर हो सकता है इंसर्जेंसी फैलती, हो सकता है कोई हंगामे खड़े होते, अराजकता इतनी बढ़ जाती कि सरकार भी पलट जाती, रिजीम चेंज होते, विचारधारा चेंज होती और उनके ख्वाब पूरे हो जाते। लेकिन ईरानियों ने इकट्ठे होकर बता दिया कि देश क्या होता है, सभ्यता क्या होती है और एकता क्या होती है। मेन आपका मुद्दा आज की बहस का ये है कि भारत ने उसमें क्यों नहीं भाग लिया, और हमारे यहाँ से जो लोग भेजे गए सरकारी तौर पर, उसमें एक राज्यपाल हैं और एक स्टेट मिनिस्टर हैं। पहली बात तो ये है, जहां तक मेरा अंदाजा है, हमारे 90% भारतीयों को, भक्तों को छोड़ दें कुछ खास को, तो आपको भी शायद नहीं पता होगा कि जो स्टेट मिनिस्टर हैं ये विदेश राज्य मंत्री हैं। इनका पूरा नाम क्या है, और इनकी आज तक कोई मीडिया में या कोई सार्वजनिक रूप से इनकी कोई हलचल, इनकी कोई बातचीत, कोई बयान, या विदेश मंत्रालय से, विदेश नीति से संबंधित कोई शब्द भी इनके मुंह से किसी ने सुना हो? कम से कम मैंने तो नहीं सुना। राज्यपाल साहब हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये थर्ड लेयर की लीडरशिप को भारत ने भेज के एक तरीके से अपमान किया है स्पिरिचुअलिटी का। ठीक है, अगर हमारे ईरान के साथ, मोदी सरकार को लगता है कि ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं रहने चाहिए, या हम उनसे अपना वो भाईचारा और वो सदियों पुरानी सभ्यता को कायम नहीं रखना चाहते, हमारी अपनी सोच है, हम अपने हिंदुत्व का झंडा ऊपर रखते हैं, तो वो अपनी जगह हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे गांव में कहते हैं कि किसी के दुख सुख में और किसी की बेटी की शादी में, चाहे वो दुश्मन की भी हो, तो वहां भी बड़ी श्रद्धा और इज्जत के साथ जाना चाहिए, बेशक आपको बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। हालांकि स्वयं प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया गया था। अब उसके बाद बहाना ये बना दिया गया कि जी मेरा पहले से शेड्यूल काम था, मैं नहीं जा सका। ईश्वर ना करे कोई और घटना हो जाए, कोई और तकलीफ हो जाए, तो क्या ये प्रधानमंत्री पद के लिए उचित लगेगा कि वो अपने सैर सपाटे, अपने कामों के लिए या अपने सेठ की सेवा के लिए व्यस्त रहें, बजाय इसके कि वो देश के हित को देखें और देश की नीतियों को देखें। शायद जब पुलवामा में घटना हुई थी तो तब हमारे प्रधानमंत्री जी वहां जंगल में अपनी रील बनवा रहे थे और हाथी की लीद को सूंघ के देख रहे थे कि इससे कैसे जीवित रहा जाता है। उस बात की उस समय बड़ी आलोचना हुई थी। और अगर आज आलोचना होती है इस बात के लिए कि आप विदेश नीति में और विदेश स्तर पर अपने आप को खुद आइसोलेट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अनुचित होगा
1% भी अनुचित होगा। ये दुखद है कि इस संबंध में किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने कोई आगे से बयान नहीं आया। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जब खामनेई साहब शहीद हुए थे तो उसके 15 दिन बाद हमारे सेक्रेटरी लेवल के आदमी ने एम्बेसी में जाके और वहां के रजिस्टर पर साइन किया था और अपना शोक व्यक्त किया था, जबकि ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है 100%, कल 4 तारीख है, अमेरिका को जरूर उसकी बधाई संदेश दिया जाएगा। उसकी आजादी की 250वीं सालगिरह है, वहां पर ट्रंप को जरूर सैल्यूट किया जाएगा और हिज एक्सेलेंसी को बोला जाएगा कि वी इंडियंस आर वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड वी लव यू। अगली बार फिर से ट्रंप सरकार। अगर अब हम इसको देखते हैं सर, ये तो हमारी एक भावनात्मक अपील हो गई, ये दिल की बात है। और अगर हम इसको दिल के शब्दों को साइड करके सोचें और बात करें तो हमें उससे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि देश हित में हम अपने आप को खुद आइसोलेट करते जा रहे हैं। ईरान आने वाली शक्ति होगी या नहीं होगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में खाड़ी के देशों का नया नक्शा बनेगा या जो कुछ भी नया बनाया जाएगा, उसमें बैलेंस करने के लिए ईरान को उतना ही स्थिर और मजबूत रखा जाएगा जिससे एक तरीके से वो खाड़ी पर भी अंकुश रख सके। और ईरान के पीछे अगर कहा जाए या ना कहा जाए तो चीन और रूस की एक बहुत बड़ा स्टेक लगा हुआ है, उनकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और चीन का टोटल आगे का जो प्लान है बिजनेस का और रास्ते का, वो ईरान से होकर जाता है। तो वो अगर आपको लगता है कि चीन और रूस ईरान को कभी हारने देंगे या कमजोर होने देंगे तो शायद ये बहुत बड़ी भूल होगी। ऐसे में हम अपने विरुद्ध कोई दोस्त तो नहीं बना रहे, लेकिन हम अपने ऐसे विरोधी जरूर खड़े कर रहे हैं जो हमारे सामने से नहीं बोलेगा, लेकिन उसके दिल में जरूर ये बात रहेगी कि मेरी तकलीफ में भी एक आदमी या एक देश अगर साथ नहीं खड़ा हुआ, जबकि 75 या आप कहें कि 60 सालों का ये रिकॉर्ड है कि जब भी हमें तकलीफ आई, हम प्रॉब्लम में आए तो ईरान ने हमारा साथ दिया। कई बार ऐसा हुआ जब कश्मीर को लेकर इस्लामिक कंट्रीज ने भारत के विरुद्ध अपने प्रस्ताव रखे तो उस टाइम पर अकेला ईरान ही ऐसा था जिसने भारत का साथ देके उसको वीटो कर दिया, वरना हम इस्लामिक कंट्रियों से, इस्लामिक देशों से कभी का अलग हो जाते। आज के हालात में इजराइल के साथ अगर कोई प्रत्यक्ष रूप से खड़ा है तो वो भारत ही नजर आता है या मोदी सरकार ही नजर आती है। उसके अलावा वो खुद उसका एलाई जो खास उसके पापा जी हैं अमेरिका, और ट्रंप ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि इजराइल और नेतन्याहू को अपने मर्यादा में रहना चाहिए और अपने स्तर में रहना चाहिए। आज सभी नेता इकट्ठे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात, ईरान ने एक बहुत बड़ी विजय की घोषणा भी की है इसके साथ, सभी देशों को बुलाने के साथ साथ। लेकिन वहां आज पहली बार जो पासदाराने इनकलाब है, जो उनकी सेना है या सेना से भी ऊपर जो सेना है, उसके चीफ कमांडर को वो पब्लिक में लेकर आए हैं। उन्होंने सामने आकर श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां पर जनाजे में शामिल हुए। तो अगर वो उसको सामने ला रहे हैं जिसके ऊपर सबसे बड़ा खतरा था कि उनकी भी हत्या कर दी जाएगी इजराइल के द्वारा, तो वो छाती ठोक के कह रहे हैं कि उनकी 56 इंच की छाती है, वो सामने खड़े हैं। और अगर उन्होंने इतने राष्ट्राध्यक्ष और इतने देशों के लोगों को इकट्ठा किया तो ये एक बहुत बड़ा उनकी चुनौती भी है कि वो आने वाली शक्ति है कम से कम खाड़ी के देश में। और उसमें आप पाकिस्तान को भी अलग ना रखें, तुर्की को भी अलग ना रखें, यूएई जैसे देश जो जिनको कहा जाता है कि वो भी इजराइल के सब्स्टिट्यूट हैं या उसके जो भी कह लें, जिन शब्दों को भी आप इस्तेमाल करना चाहें, क्योंकि सार्वजनिक रूप से ऐसा कोई कठपुतली कहना या प्यादा कहना अच्छा नहीं लगता। तो अगर यूएई भी हाथ जोड़कर ईरान के सामने घुटने टेकने को तैयार है, कतर तैयार है, ओमान तैयार है, बहरीन तैयार है और सऊदी अरब उसके साथ एक सामरिक समझौता करने के दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, एक इस्लामिक नाटो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे 90 लाख भारतीय
खाड़ी के देशों में बहुत बड़ा रेमिटेंस लेकर आते हैं। अगर उस रेमिटेंस पर इस सरकार की नीतियों की वजह से कोई तकलीफ होती है तो आप आर्थिक रूप से कहाँ खड़े होंगे? अगर आपका तेल, आपकी ऊर्जा की 80 से 90% जो 90% रिक्वायरमेंट पूर्ति खाड़ी के और इन देशों से होती है, तो आप कहाँ खड़े होंगे? जिस दिन अमेरिका का हुक्म आ जाएगा रूस से तेल लेना बंद करना है, तो हमको बंद करना ही पड़ेगा। ये हमारे प्रदेश मंत्री भी कह चुके हैं, जय बाबू ने खुद ये बयान दिया है। अगर ऐसे में कम से कम विदेश मंत्री स्तर के आदमी को भेज देते, गृह मंत्री तो कहीं जाते आते नहीं है, तो उनके बारे में तो हम नहीं कह सकते, और कोई नहीं बचा था तो योगी जी को ही भेज देते। लेकिन इस सरकार ने क्या सोच के ये कदम उठाया है, मैं तो इसको मूर्खतापूर्ण कदम ही कहूंगा। बाकी इनकी अपनी सोच है, इनकी अपनी क्षमता है, इनका अपना हिंदुत्व है और इनकी अपनी विचारधारा है, जो देश के हित में है या निजी हित में है, ये तो आने वाला समय बताएगा, आने वाला भविष्य बताएगा। देखते हैं क्या होता है। बहरहाल यहाँ तेहरान के अंदर जो पब्लिक है उसको भी, उसके अंदर भी ये भावना है। तेहरान में यहाँ आप मैक्सिमम जो मोटरसाइकिलें देखते हैं वो भारत की बनी हुई हैं। बजाज की यहाँ मैक्सिमम मोटरसाइकिलें, खासकर एक वो पल्सर सबसे ज्यादा चलती है। मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ किसी का, वैसे